खुद वो बता रहा है कि हथियार आए हैं, खुद बता रहा है कि मैं चलूँगा, मेरा भाई अशरफ भी चलेगा, हम हथियार और असला पकड़वाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि इतने दिनों तक गुजरात के तट पर अगर वो लोग अपनी बस्तियां बसा करके रहे हैं तो वहाँ भी हथियार और बम बारूद आया होगा। ये सारा का सारा क्या है, 24 से पहले मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होने की तैयारियां हैं। इन तैयारियों के पीछे किनका हाथ है? जिनका हाथ था उन्होंने इन दोनों को मरवाया है, ऐसी पूरी पूरी आशंका है, ताकि ये कहीं एक्सपोज ना हो जाएं वो लोग जिन्होंने इनको अभी तक पोषित किया था। अभी भी अगर आपने देखा होगा कि अतीक पूरी तरीके से टूट चुका था अपने बेटे की हत्या के बाद में, उसके बच्चे सुधार गृह में पड़े हैं। बेटियां देखो, चाहे हिंदू या मुसलमान, सबकी इज्जत होती है। बेटियां उसकी आज दरबदर हैं, उसकी वाइफ दरबदर है। अगर पूरी तरीके से इज्जत पर बनाई है तो ऐसे में वो क्या करता? नाम खोलता ना। नाम खोलने पर आया और इस तरीके का पूरा प्रपंच रचा गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि हम डॉन बनना चाहते थे, हम गैंगस्टर बनना चाहते थे, हमें नहीं पता था कि कितनी पुलिस है। ये बहुत झूठी बात है, कोरा झूठ है ये, क्योंकि हर जगह मीडिया में दिखाया जा रहा है कितनी गाड़ियां हैं, कितना पुलिस है, कितना उनके पास में असला है। और दूसरी बात कि इस टाइम जो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है वो तो गैंगस्टर्स जो पुराने थे वो ढूंढ ढूंढ करके जेल में ठूसे जा रहे हैं। आप कब गैंगस्टर बनोगे? जिनके पास हजारों करोड़ की मिल्कियत है, बना बनाया उनका रुतबा है, उनके पीछे इतने हजारों लोग खड़े हुए हैं, उनकी गैंगस्टरी तो खतरे में आ रखी है, वो तो समाप्त होने के कगार पे है। आपका तो ढंग का घर भी नहीं है, आपकी तो झोंपड़ी है, आप गैंगस्टर बनोगे क्या? तो वो बिल्कुल कोरा झूठ है कि हमने गैंगस्टर बनना था, हमने ये बनना था, हमने वो बनना था। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। अगर इसका टाइम रहते खुलासा नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगता है देश और प्रदेश को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। अतीक अहमद और अशरफ की जिस प्रकार से पुलिस की कस्टडी में हत्या कर दी गई, उसने उत्तर प्रदेश प्रशासन पर और पुलिस पर कई गंभीर सवाल और आरोप लाकर खड़े कर दिए हैं। आज इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बुद्धिजीवी वर्ग से अंकुर आर्या जी मौजूद है। उनके साथ जुड़ते हैं और जनता के मन में जो कई सवाल उमड़ रहे हैं उनका जवाब उनसे लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, तो हमारा पहला सवाल आज आपसे ये होगा कि अतीक और अशरफ की जिस प्रकार से पुलिस की कस्टडी में पुलिस के सामने हत्या कर दी जाती है, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखो, अगर एक तरीके से देखा जाए तो शासन और प्रशासन का कहीं ना कहीं फेल्योर तो है कि उनकी आंखों के सामने अगर इतनी काम हो जाए और फिर बाद में ये भी कहा गया कि भाई हम हतप्रभ रह गए, एकदम से हाथ पैर फूल गए थे हमारे, तो फिर ट्रेनिंग का क्या होगा, है ना? ये सारी चीज़ें हैं कि उस ट्रेनिंग का क्या रहेगा। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कि जिस तरीके का छद्म युद्ध करा है उन लोगों ने, तो उसकी भी दाद देनी पड़ेगी। बहुत प्रैक्टिस हुई है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसे उठाई गिरे लोग होंगे या फिर उन्होंने एकदम से अचानक से कुछ हथियार उठाया और कर दिया। मुझे लगता है कि वेल ट्रेंड लोग हैं। मुझे लगता है कि बहुत प्रैक्टिस के बाद उन्होंने ये काम किया है और वाकई में ही एकदम से रिपोर्टर और माइक लेकर के आना इस तरीके से और एकदम से गोलियां दाग देना, तो कोई भी होगा। मान लो कि देखो, मैं आपके साथ में ऐसे पूरा फोकस होकर के बात कर रहा हूँ और अचानक से इधर से कैमरामैन गोलियां दागने लग जाए तो मैं भी कहूँगा कि मेरी जो सिक्योरिटी है या मैं ही हूँ, मैं चाहे कितना भी होशियार हूँ या कुछ भी हूँ, तो इतने मुझे फुर्सत ही नहीं मिलेगी। और वैसे भी एकदम से खोपड़ी पे सटा करके मारना, तो ऐसा तो पुलिस ने भी नहीं सोचा होगा। और पुलिस अब से पहले भी कई सारे ऐसे दुर्दांत अपराधियों को लेकर के आई है, लेकर के गई है। इससे भी बड़ा एक और आतंकवादी है मुख्तार अंसारी, उसको लेकर के गए हैं। उससे पहले बहुत सारों का हुआ है, उसको तो बल्कि पंजाब से लेकर के आए थे। ये तो यूपी का ही मामला है। कई सारे स्टेट जो थे वो क्रॉस करने पड़े थे और इसको गुजरात तलक से लेकर के आए, वहाँ तलक कुछ नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सारी चीज़ें हुई हैं, फेल्योर तो एक पॉइंट पे आके तो ज़रूर कहेंगे और इस बात को पुलिस खुद भी कह रही है कि हाँ बिल्कुल ये तो हुआ है और इसी वजह से ही पूरा प्रशासन सख्ते में है और एकदम से हाथ पैर फूल गए सभी लोगों के। पर जो पुलिस का जो फेलियर है, उसको एक मौका मिल गया विपक्ष को आरोप लगाने का सरकार के ऊपर कि सरकार की और पुलिस की, प्रशासन की मिली भगत से ये हमला कराया गया। देखिए, अगर ऐसा है तो मैं नहीं मानता कि ऐसा उनका आरोप लगाना सही है। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई शासन में पिछली 2 योजनाओं से बैठा हुआ है जिनके ऊपर इतने सारे आरोप लगते हैं कि भाई ये तो फेक एनकाउंटर करते हैं, जिन्होंने खुद अभी तक हज़ारों एनकाउंटर जिनके करवा चुके हैं और 183 लोग जिनमें की जान
गंवा चुके हैं, जिनके पास में इतना बड़ा सिस्टम है, जिनके पास में आईएएस है, आईपीएस है, कमिश्नर है, डीआईजी हैं, पूर्व के भी लोग हैं, फिर रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, क्या वो सबसे बड़ी चीज़ कि फॉरेंसिक जो टीम होती है वो उनके पास में है, पोस्टमार्टम करने वाले लोग उनके पास में, अगर ये सारे चीज़ होने के बावजूद भी अगर वो इतने घटिया तरीके से किसी एनकाउंटर को प्लान करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग पहले प्रशासन में रहे हैं। अगर वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी 3 बार की योजनाओं में, 4 बार की योजनाओं में मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको खुद को ही पता है एक्चुअली क्या होता है कि अपनी जनता को थोड़ा बरगलाना होता है, थोड़ी टॉफियाँ देनी होती है कि हाँ ऐसा हुआ है। उनके पीछे जितनी भी जनता है वो सारी की सारी क्या अनपढ़ लोग हैं, तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ 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 हमारे जो नेता हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन असल में नेताजी को भी पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये अगर उनको खुद से प्लान करना होता तो वो बहुत अच्छे तरीके से वेल प्लान करते। उसका मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि जो इसमें हथियार इस्तेमाल करे गए हैं वो तुर्की के बने हुए हैं। अशरफ के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देखते हैं तो उससे हमें ये बात पता लगती है कि उन दोनों ने स्वीकार किया है कि हमारे संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ में है। आईएसआई के विषय में आप जानती हैं कि वो आतंकवादियों के साथ मिल करके भारत के ऊपर हमले करते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ कि जिस पिस्टल का वो बात को वो लेकर के आए हैं, उस पिस्टल के ऊपर मैंने भी काफ़ी रिसर्च करी है और मैंने ये पाया है कि वो सिर्फ हमारे आसपास के कंट्रीज़ में सिर्फ पाकिस्तान में मिलती है। और पाकिस्तान में तो आप यकीन नहीं मानोगे, जिसकी कीमत यहाँ 7-8 लाख रुपए तक बताई जा रही है, वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपयों में 25,000 रुपये की आपको मिल जाएगी, जो कि भारतीय रुपयों में तकरीबन आपको 10,000 के आसपास, 10,000 से भी कम में मिल जाएगी, क्योंकि हमारा रुपया अभी 3.25 में चल रहा है वहाँ। तो वो हथियार इस्तेमाल हुआ है। अशरफ और अतीक अपने स्टेटमेंट में आगे कहते हैं कि वहाँ से ड्रोन से पंजाब प्रांत के अंदर हथियार गिराए जाते थे। अब पंजाब का जो लिंक आता है, आप ये समझिए कि अभी तक मुख्तार अंसारी कहाँ रहा, उसने अपने ऊपर एक फेक एफआईआर करवा करके वो पंजाब गया, पंजाब की जेल में रहा, जहाँ पर उसको एकदम लग्जरी जेल बना करके दी गई थी। पंजाब में उसका रहना, वहाँ पर खालिस्तानियों का मोमेंट्स का इतना ज़्यादा हावी होना। अगले स्टेटमेंट में अतीक और अशरफ कह रहे हैं कि वहाँ से जो हथियार आते थे उसका एक पार्ट हम खालिस्तानियों को देते थे, दूसरा पार्ट हम हिजबुल मुजाहिदीन को देते थे, जो कि इंडिया के अंदर एक बड़ा कांड कर सके। जो बचता था वो हम लेते थे, जिसमें कि विस्फोटक सामान भी होते थे। अब आपने देखा हो गुड्डू मुस्लिम जो बम फेंक रहा है, वो ऐसे कहीं माचिस की तिल्लियों से इकट्ठा करके पटाखा तो बनाया नहीं गया था, वो तो विस्फोटक सामान था। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इन लोगों के संपर्क कहाँ कहाँ तक थे। अब इन डॉट्स को सारियों को आप जोड़ो, ड्रोन से हथियार पाकिस्तान से आए तुर्की, वही हथियार मिलता है उनके हथियारों के पास। दूसरी बड़ी चीज़ कि अतीक अब से पहले भी अपने ऊपर हमले करवा चुका है, अपने आप को बचाने के लिए, या अपने आप को एकदम शहीद दिखाने के लिए, अपनी कौम के प्रति ईमानदार दिखाने के लिए। उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि जब वो गाड़ी से उतर रहा है तो अपने लेफ़्ट साइड देखता है, इशारा करता है, किसी को बुलाता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप जोड़ोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अतीक ने जो खुद के लिए एक मान के चलो कि साम्राज्य बनाने की कोशिश की थी, वो गोलियां जो उसने इकट्ठा करी थी वही गोली आज उसके सीने में लगी है। पर इन तमाम आरोपों के बाद भी असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता ये कहते हैं कि उसको सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो एक मुसलमान है, उसके बेटे का एनकाउंटर इसलिए किया गया क्योंकि वो एक मुसलमान है, एक 19 साल के बच्चे को एनकाउंटर में मार दिया गया। तो अगर यही बात है तो देखो, उमेश पाल को मारने वाले जो उनके 2 गनर थे, उनको मारने वाले वो तो सारे मुसलमान थे और मरने वाले सारे हिंदू थे। तो कभी हिंदू ने तो ये नहीं कहा कि मारने वाले सब मुसलमान थे, देखो हिंदू को मारा जा रहा है। अभी तक अतीक अहमद ने जितनी हत्याएं करी हैं उनमें तो अधिकतर मैक्सिमम तो हिंदू थे, तो कभी तो हिंदू ने नहीं कहा है। अभी आदित्य राणा का भी एनकाउंटर हुआ है, उससे पहले देवपाल राणा का एनकाउंटर हुआ था, उससे पहले विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था। जो टोटल एनकाउंटर है 183 है, उनमें से तकरीबन 33% मुस्लिम्स हैं, या मान लो कि टोटल अल्पसंख्यक मान के चलो। तो कभी हिंदुओं ने तो नहीं कहा कि हमारे लोगों को मारा गया। उन्होंने कहा कि अगर आतंकवादी था मार दिया, अगर उन्होंने कहा गैंगस्टर था तो मार दिया। जो सरकार है, जो शासन है, प्रशासन है, पुलिस है, अगर उनके साथ में कोई मुठभेड़ करेगा उनका एनकाउंटर होगा। लेकिन क्या है कि वो जिसकी आप बात कर रहे हो वो तो ये भी कहता था कि एनआरसी जो है वो मुसलमानों को बाहर निकालने के लिए, वो तो कहता था कि सीए जो है वो यहाँ की सदस्यता समाप्त करने के लिए। वो कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने तो ये भी कहता था कि भगवान राम को कितनी गालियाँ नहीं दी हैं, माता जानकी को, कौशल्या जी को, जनक जी को गालियाँ दी हैं। तो उन लोगों पर हम इतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो उन लोगों के नेता हैं जो कभी स्कूल नहीं जाते हैं, जो उनका अपना एक मजहबी कैंटोनमेंट होता है उसी में ही वो पढ़ाई करते हैं, और उनको पता है कि हमारे जो लोग हैं उनकी मंदबुद्धिता इतने लेवल
आप मान के चलो कि घुटने के लेवल से भी नीचे की है, और उनको हम जो बोलेंगे वो मान लेंगे, जो हम कहेंगे वो उसको स्वीकार करेंगे। हम जिधर उंगली कर देंगे उधर दंगे कर देंगे। आप पूरे भारत के अंदर अगर एक इन्वायरमेंट को देखें तो ये कहते हैं कि ये हुकूमत आई है, सरकार आई है, उसके बाद में सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे, उसके बाद हुआ क्या है, उसके बाद हुआ क्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे होने बंद हो गए हैं, यहाँ कर्फ्यू लगने बंद हो गए हैं। आपकी जो एज है, अगर आपने उत्तर प्रदेश का माहौल देखा होगा, कर्फ्यू लगते थे, हत्याएं हुआ करती थी, ऑन रोड हुआ करती थी। आज ऑन रोड अगर मारा जा रहा है तो कोई गैंगस्टर है, कोई आतंकवादी है। मैं जिन लोगों ने कोई वो बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे स्पेशली कहना चाहूँगा कि अशरफ ने सबसे पहली बार जो 2 नाबालिग लड़कियां उठवाई थी वो मुस्लिम थी, वो मदरसे से उठवाई थी, उनको अपने गेस्ट हाउस लेकर के गया था, कई रात उनके साथ में दुष्कर्म किया गया, फिर वहाँ पर छुड़वा दी गई थी। तो वो लोग जो अपनी कौम के खिलाफ थे, वो लोग जो अपनी कौम के ऊपर अत्याचार करते रहे, सबसे पहली हत्या उसने एक मुस्लिम की करी थी 17 साल की उम्र में। तो आज वो लोग उनका सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? क्या वैसे में फिर ये भी कहते हैं कि जो भी था 19 साल का बच्चा था, पैर में गोली मार देते, छाती में गोली क्यों मारी? देखो, अगर वो पुलिस के हमदर्दी क्यों है इन लोगों से, विपक्ष को? देखो, हमदर्दी इसलिए है क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। वोट बैंक जहाँ पर आपको दिखाई देगा वहाँ पे काम होंगे। अभी पहली बार ऐसा आपको दिख रहा है कि मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं उस इलाके से हूँ जहाँ इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हम लोग इनके बीच में रहते हैं, चारों तरफ से मस्जिदों से आवाज़ आती हैं, पाँचों वक्त हम बीच में ही रहते हैं भाई। हमने कभी इस तरीके की कोई वो नहीं करी कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, रोड जाम क्यों कर दिया है, फायरिंग क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा है, बिकॉज़ हम बहुत ज़्यादा सहिष्णु हैं। प्रॉब्लम वहाँ होती है जब हमारी सहिष्णुता को कायरता समझ लिया जाता है। हमें बिल्कुल ये समझ लिया जाता है कि ये यहाँ के नागरिक हैं ही नहीं। देखो, देश का बंटवारा अगर धर्म और मज़हब के आधार पर हुआ तो उस हिसाब से उनको उसका अनुपालन करना चाहिए था। पहले जो लोग यहाँ रहे उन्होंने कहा था कि हमें धर्म से ज़्यादा, अपने मज़हब से ज़्यादा इस देश से प्यार है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने उनको यहाँ प्यार से रखा। जिस टाइम कुछ लोग थे जो उनको मारने के लिए आए तो हमारे पूर्वजों ने उनको बचाया और कहा कि ये ऐसे नहीं है, अच्छे लोग हैं। लेकिन आज देखो कि उनकी चौथी पांचवी पीढ़ी कह रही है कि धर्म हमारा पहले है, मजहब पहले है। टीवी डिबेट में बैठ करके एक व्यक्ति से पूछा गया था कि कुरान पहले या संविधान पहले, उसने कहा कुरान। तो आज उनकी वो पीढ़ी और रंग बदल रही है। वो क्या सिर्फ हम लोगों को नहीं दिखाई देगी? क्या हमारे बच्चों को दिखाई नहीं देगी? क्या मेरे युवा साथियों को नहीं दिखाई देगी? वो सबको दिखाई देगी। वो कहेंगे, और अगर वो रंग बदलता हुआ देखेंगे तो वो आवाज़ उठाएंगे। तो ये आवाज़ क्या ऐसे उठ रही है कि मारने के बाद जय श्री राम के नारे लगाते हैं जो भी आरोपी है, 3 आरोपी जो पकड़े गए, अतीक की हत्या की, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, अशरफ को मारा, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। मैं अभी मुजफ्फरनगर में था, तो वहाँ काफ़ी लोग ऐसे चर्चा कर रहे थे। तो मैंने पूछा उनसे कि भाई ऐसा ऐसा किया है तो क्या आपको ऐसा नहीं बुरा लगता? तो उन्होंने कहा कि जब अल्लाह अकबर बोल करके हत्याएं कर दी जाती हैं तब उनको कभी शेम फील नहीं होता है। ये हम ही हैं जो हमें शेम फील होता है। और दूसरी बड़ी बात कि जब हनुमान जी लंका गए तो उन्होंने कहा कि वहाँ लंका में आग लगाते हुए, लंका का दहन करते हुए कौन सा नारा लगा था? जय श्री राम का ही नारा लगा था। ठीक, तो लंका दहन हुआ है, रावण का वध हुआ है, तो जय श्री राम का नारा लगा है। मैं उनकी, देखो उनको क्या है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ जिसका मुंह आप नहीं रोक सकते हो। आम जनता में खुशी है। जिस टाइम पे ये खबर आई तो उस टाइम पे ही लखनऊ मैच हारा था, यानी कि उत्तर प्रदेश मैच हारा था। तो लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता था, तो अचानक से मुझे पटाखे और आतिशबाजी मैंने देखी, तो मैंने कहा यार लखनऊ के हारने से उत्तर प्रदेश वासियों को कैसे खुशी हो सकती है? आईपीएल की बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे एकदम से किसी ने बताया कि उसकी खुशी नहीं आती कि अहमद की हत्या हो गई है। मुझे नहीं यकीन आया, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पुलिस कस्टडी में है, भारी उसके साथ में पुलिस फोर्स है, इवन पूरी मीडिया है। और मीडिया का जो रहने का मकसद होता है, मैं बताता हूँ आपको, विकास दुबे के बाद में ये मकसद था कि किसी भी तरीके से इन लोगों को बचाया जा सके। 11,250 करोड़ रुपए की मिल्कियत है उसके नाम। वो मीडिया हाउस को खरीद सकता है। वो अपने लोगों को पीछे रखता था हमेशा, उसके रिलेटिव्स रहते थे, हथियारबंद लोग रहते थे, पूरी मीडिया रहती थी। एक सेकंड भी आप इससे ज़्यादा और क्या करोगे कि वो पेशाब कर रहा है, उसकी धार तलक लाइव दिखाई जा रही है। ऐसे व्यक्ति को अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने उसको प्लान कर करके या सरकार ने इस तरीके से एनकाउंटर में गिराया होगा। वो कह रहे कि लोग खुश हुए थे अतीक के मरने पर, अशरफ के मरने पर, कई बड़े खुलासे वो करने वाला था। आईएसआई से कनेक्शन की बात आ रही थी सामने, गुड्डू मुस्लिम से भी कनेक्शन की बात, जैसे ही उसने बोला कि मेन बात है गुड्डू मुस्लिम, और एकदम से गोलियां बरसा दी जाती हैं उनके ऊपर। तो कई राज जो थे वो तो अब उसके साथ ही दफन हो गए हैं।
हाँ, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ कि मैं बात कर रहा था कि जय श्री राम के जो नारे लगे थे 1993 में, जिस टाइम टाइगर मेमन ने मुंबई के ऊपर हमले करवाए थे, तो उससे पहले क्या हुआ था कि जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो मुस्लिम महिलाएं चूड़ियाँ भेजा करती थी दाऊद के पास में, और वो कहती थी कि तूने हमारी कौम का नाम बदनाम करवाया है, पूरी तरीके से डुबो दिया क्योंकि तूने बदला नहीं लिया है। कौम के नाम पर उसने पूरा हथियार जमा किया, मुंबई पूरा दहलाया, 12-13 जगह पे वहाँ हमले हुए थे जिसमें कि सैकड़ों लोग मारे गए थे, मैक्सिमम हिंदू लोग थे। और उसके बाद क्या हुआ, शरद पवार ने कहा कि इसको धार्मिक मजहबी रंग मत दो, यानी कि हमला हुआ मजहब के नाम पे, लोग मारे गए मजहब के नाम पे। इवन यही नहीं, टाइगर मेमन खुद कहता है कि हम रमज़ान के 17वां जिस दिन रोज़ा होगा हम उस दिन हमला करेंगे, बॉम्ब ब्लास्ट उस दिन करेंगे। उसका रीज़न था कि हमारे पैगंबर ने 17वें रोज़े को ही बदर का युद्ध लड़ा था और हमने लोगों को मारा था, बट वो भी धोखे से मारा था और यहाँ भी धोखे से ही मारा है, क्यों आमने सामने की फाइट में कभी भी इन्होंने किसी का सामना कर ही नहीं पाए हैं। आप हिस्ट्री को उठा करके देखिए, महाराणा प्रताप को देख लीजिए, मोहम्मद गौरी ने किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध किया है, उसके बाद में राणा रतन रावल को आप देख लीजिए। बिगाड़ने वाली बात होगी, पुरानी बातों को लेकर आज के दौर में हिंदू मुसलमान मैं वो कह रहा हूँ कि आप पुरानी नहीं कर ही नहीं सकते हो, वो 1400 साल पुरानी अपनी आइडियोलॉजी को आज भी फॉलो करते हैं। मैं कह रहा था जय श्री राम के नारे और अल्लाह अकबर के नारे को, वहाँ अल्लाह अकबर के नारे लगे और उन्होंने कहा उसके बाद में कि हमें फ़क्र है। जब 2002 में ट्रेन जलाई गई उन्होंने कहा हमें फ़क्र है, 91 के बाद उन्होंने कहा हमें फ़क्र है, 93 के बाद कहा उन्होंने हमें फ़क्र है। उसके बाद उसके बाद में जब मुंबई में फिर दोबारा से हमला हुआ उन्होंने फिर से कहा कि हमें फ़क्र है। भागलपुर में जब हिंदू मारे जा रहे थे उन्होंने कहा हमें फ़क्र है। मुजफ्फरनगर में जब 2 भाई मारे गए तो उन्होंने कहा था हमें फ़क्र है। और हर एक चीज़ अल्लाह अकबर के नारे के साथ ही शुरू होती है, वो वॉर क्राई है, वो फ़क्र बोलते हैं। और यहाँ अगर किसी ने कोई छद्म रूप धारण करके आया, आप अगर जय श्री राम के नारे की बात कर रहे हो तो कसाब भी तो कलावा बांध के आया था, कसाब भी तो अगर मारा जाता तो उसके बाद में क्या नाम आता, हिंदुओं का नाम आता, और वो तो अपनी आईडी बनवा करके लाया था हिंदुओं की। अगर वो वोट अपनी आईडी बनवा करके ला सकता है और वो अपना हिंदू नाम रख सकता है, वो हिंदुओं को बदनाम करने का काम कर सकता है, तो ये नहीं कर सकते हैं। लास्ट में आपने वही बात कह दी कि बदनाम ही तो किया जा रहा है, जय श्री राम का नारा लगाया गया, बदनाम कर रहे तो बिल्कुल मैं दोनों चीज़ कहूँगा, मैं दोनों चीज़ कहूँगा कि हिंदू को पहली चीज़, अगर किसी ने नारा लगा दिया तो मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने लगा दिया है तो वो, अगर कहीं पर कोई मुसलमान कर देता है ये काम तो मुसलमान डायरेक्ट रहता है ये मुसलमान हो ही नहीं सकता जी, ये तो हमारा ये सिखाता ही नहीं है जी। और हम क्यों अपने ऊपर ले लेते हैं एकदम से ही, हम भी कहते हैं हाँ वो हिंदू हो ही नहीं सकते, नहीं है वो हिंदू। जय श्री राम का नारा लगा तो क्या हो गया भाई, उससे क्या मतलब पड़ता है। वो इस चीज़ को अपने सिर पे कभी भी लो मत, नहीं तो अगर आपने लेना शुरू कर दिया वो डालना शुरू कर देंगे और आपको इसी तरीके से ही दबाना शुरू कर देंगे। बात तो ये है कि उन्होंने पहले ही आशंका जता दी थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाह रहे थे कि उनकी हत्या हो सकती है। इस बात पर पूरा शक था उन्हें। वो कह रहे थे कि हम मरेंगे तो एक चिट्ठी पहुंच जाएगी जिससे पता चलेगा कौन कौन लोग हैं जिनका सर पे हाथ था। अब मार दिया जाता है, नाम किसी के सामने नहीं आता, क्या लगता है कौन होगा चिट्ठी में? देखो, अगर आईएसआई के साथ में संबंध है, अगर हिजबुल मुजाहिदीन के साथ में संबंध है, पहली चिंता का विषय ये है कि मैंने एक बार पहले भी एक जगह पे कहा था कि मान के चलो कि जितने भी अभी तक बॉम्ब ब्लास्ट हिंदुस्तान में हुए हैं वो बॉम्ब ब्लास्ट एक साथ पूरे हिंदुस्तान में एक साथ हों तो कैसा होगा, और ये प्लानिंग चल रही है। और ये मैंने तब कहा था जब द्वारकाधीश के पास में बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने तकरीबन 800 करोड़ रुपए की जो ज़मीन थी वो जब्त करी हुई थी और उस पर बड़े बड़े महल बनाए हुए थे। वहीं से एक आतंकवादी पकड़ा गया था जिसके पास से उस टाइम 100 किलो के करीब तकरीबन मतलब 2400 करोड़ रुपए की कोकेन पकड़ी गई थी। कराची वहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर पड़ता है समुद्र के रास्ते। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लूँगा। मान के चलो कसाब जिस समय पाकिस्तान से गुजरात आ रहा था उस टाइम जो नाविक थे वो स्लीपर सेल के लोग होते, तो क्या उसको किसी नाविक को जहाजी को मारने की ज़रूरत पड़ती? नहीं पड़ती ना। कसाब जब आया तो उसने देखा कि कौन व्यक्ति है और कौन लोग हैं, तो कसाब को उसकी हत्या करनी पड़ी। फिर वो मुंबई गया और वहाँ जा कर के उसने कांड किया। इन लोगों ने पिछले इस दशक के अंदर गुजरात के पूरे जितना तटीय एरिया है वहाँ पर अपना जमावड़ा किया, वहाँ से लेकर के सोमनाथ तक। वहाँ काफ़ी मादक पदार्थ पकड़े गए, कोकेन पकड़ी गई है जो पाकिस्तान से यहाँ पर आई है। कई हज़ार करोड़ रुपए का यहाँ इस तरीके का बिजनेस हो चुका है उन दोनों के बीच में। वहाँ से उसी के रास्ते बम भी आ सकते हैं, वहाँ से हथियार भी आ सकते हैं, और अभी तक कितने आए होंगे हमें नहीं पता है। तो ये हथियार भी क्या वहीं से आए हैं? अब मैंने इस बात पे तो पहले ही बोल चुका हूँ, पाकिस्तान
के अंदर तुर्की के हथियार होते हैं, उनका अपना कॉन्ट्रैक्ट है। आईएसआई हिजबुल मुजाहिदीन पंजाब के अंदर हथियार गिराता है, ऐसा अतीक अहमद ने पहले स्वीकार कर लिया है। वही हथियार उसके हथियारों के पास में मिले हैं, वो हथियार भी वहीं के थे। अब हिजबुल मुजाहिदीन आईएसआई चाहता क्या है, हमें आतंकवादी हमला ना करना पड़े, हमारे स्लीपर सेल्स वहाँ हमला करें। अब खुद वो बता रहा है कि हथियार आए हैं, खुद बता रहा है कि मैं चलूँगा, मेरा भाई अशरफ भी चलेगा, हम हथियार और असला पकड़वाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि इतने दिनों तक गुजरात के तट पर अगर वो लोग अपनी बस्तियां बसा करके रहे हैं तो वहाँ भी हथियार और बम बारूद आया होगा। ये सारा का सारा क्या है, 24 से पहले मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होने की तैयारियां हैं। इन तैयारियों के पीछे किनका हाथ है, जिनका हाथ था उन्होंने इन दोनों को मरवाया है, ऐसी पूरी आशंका है, ताकि ये कहीं एक्सपोज ना हो जाएं वो लोग जिन्होंने इनको अभी तक पोषित किया था। अभी भी अगर आपने देखा होगा कि अतीक पूरी तरीके से टूट चुका था अपने बेटे की हत्या के बाद में, उसके बच्चे सुधार गृह में पड़े हैं। बेटियां देखो, चाहे हिंदू या मुसलमान, सबकी इज्जत होती है। बेटियां उसकी आज दरबदर हैं, उसकी वाइफ दरबदर है। अगर पूरी तरीके से इज्जत पर बनाई है तो ऐसे में वो क्या करता, नाम खोलता ना। नाम खोलने पर आया और इस तरीके का पूरा प्रपंच रचा गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि हम डॉन बनना चाहते थे, हम गैंगस्टर बनना चाहते थे, हमें नहीं पता था कि कितनी पुलिस है। ये बहुत झूठी बात है, कोरा झूठ है ये, क्योंकि हर जगह मीडिया में दिखाया जा रहा है कितनी गाड़ियां हैं, कितना पुलिस है, कितना उनके पास में असला है। और दूसरी बात कि इस टाइम जो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है वो तो गैंगस्टर्स जो पुराने थे वो ढूंढ ढूंढ करके जेल में ठूसे जा रहे हैं। आप कब गैंगस्टर बनोगे जिनके पास हजारों करोड़ की मिल्कियत है, बना बनाया उनका रुतबा है, उनके पीछे इतने हजारों लोग खड़े हुए, उनकी गैंगस्टरी तो खतरे में आ रखी है, वो तो समाप्त होने के कगार पे है। आपका तो ढंग का घर भी नहीं है, आपकी तो झोंपड़ी है, आप गैंगस्टर बनोगे क्या? तो वो बिल्कुल कोरा झूठ है कि हमने गैंगस्टर बनना था, हमने ये बनना था, हमने वो बनना था। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। अगर इसका टाइम रहते खुलासा नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगता है देश और प्रदेश को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कौन हो सकते हैं वो लोग जिनका नाम चिट्ठी के अंदर हो सकता है? देखो, क्या समाजवादी पार्टी जहाँ से वो सांसद चुनकर आए, विधायक चुनकर आए, वहाँ के लोग हो सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी बड़ी कोई ताकत है। ये तो गुर्गे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप जिनका आप नाम ले रहे हो, हाँ, ये इनके पास में उनकी जानकारी है, ये मान के चलता हूँ। क्योंकि जिस टाइम पे सारे काम हो रहे थे तो वो व्यक्ति सारस के लिए ज़्यादा दुखी थे। जिस टाइम उनकी कम्युनिटी के एक व्यक्ति की हत्या भी हो गई थी तो वो सारस के लिए ट्वीट कर रहे थे। उन्होंने कहा हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सारस को बचा करके लेकर के आएंगे, सारस ये सारस वो। उनको सारस ज़्यादा फोकस उनका सारस पर था। जहाँ ये जितने आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं उन पर उनका फोकस क्यों नहीं था? क्यों उन्होंने जानबूझ के सारी चीज़ इग्नोर करी हैं? क्या उसके पीछे इनकी खुद की साजिश है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना छोटे दिमाग का आदमी जो मतलब अपने कोठी से टोंटियाँ उखाड़ ले, वो तो नहीं हो सकता है। मुझे लगता है वो भी एक प्यादा है। इसके बड़ा ऊपर कोई व्यक्ति है जो देश के अंदर इस तरीके का माहौल बनाना चाहता है और जिन्होंने 1947 से लेकर के अब तक देश के अंदर माहौल बनाया है। इनके जीजा जी आते थे, धर्मशाला समझते थे, कहीं पटाखा फोड़ के, कहीं भी ट्रेन उड़ा करके, बस उड़ा करके चले जाते थे। मुझे ये समाजवादी पार्टी या इन लोगों की साजिश बहुत कम, लेकिन इससे बड़े लेवल, इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि चाइना के साथ हाथ कौन मिला रहा है? पाकिस्तान के लोगों के साथ में खड़े होकर के लंदन में स्पीच कौन दे रहा है? कौन खालिस्तानियों के साथ में किनके सांसद खड़े हुए हैं? जॉइन द डॉट्स। ये मुझे नहीं लगता है कि एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का काम हो सकता है। ये सारी डॉट्स जुड़ते हुए कहीं ना कहीं अतीक अहमद के मर्डर तक आकर पहुंचेंगी। ये बिल्कुल यहाँ तक भी पहुँचेंगी और ये देश के सर्वोच्च लोगों तक भी पहुँचेंगी, जिन लोगों ने देश के ऊपर अभी तक 60 साल राज किया है, जिन लोगों ने पाकिस्तान को बनाने के लिए लाखों हिंदुओं की जान ली है और जो आज भी पाकिस्तान के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि हमें लेकर के आओ। मुझे लगता है कि जिन्होंने लाखों बलिदान हिंदुओं का, जिन्होंने लाखों कुर्बानियाँ ली हैं हिंदुओं की, वो लोग आज भी तैयारी में हैं और उन लोगों को लगता है कि इस तरीके का माहौल बना करके लोगों के ऊपर, जो लोगों के अंदर जो विश्वास है इस सरकार को लेकर के या हमारे प्रधानमंत्री को लेकर के या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर के जो विश्वास है, इसको तोड़ने का काम कहीं ना कहीं है। अतीक की मौत ने, असद की मौत ने कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष को एक लाकर खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी भी कह रही है जंगल राज है, तेजस्वी कह रहे हैं कि पैर पर गोली मार देते, जंगल राज की बात अखिलेश भी कर रहे हैं। तो विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि देखो, अगर सरकारी मुलाजिम से आप इतना कोशिश करोगे कि वो बिल्कुल पॉइंट पे जाके गोली मारेगा,
तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और गोली मारी, उसके बाद में उन्होंने कैसे बाइक मोड़ी है, बाइक गिरी है और तब गोली लगी है, वो सारी चीज़ें फिर मैंने बताया ना कि फोरेंसिक जांच का विषय है। और आप सरकारी बंदूक को देख लीजिए, सरकारी गोलियों को देख लीजिए, सरकारी लोगों को देख लीजिए। अगर आप गोली मारने के लिए यहाँ कहेंगे तो साइड में जाएगी। तो हो सकता है उसने पैर पे मारने की कोशिश करी हो और वो कहीं और लग गई हो। तो पैर पे मारने का मतलब ये नहीं होता कि पैर पे आपने यहाँ से मारोगे तो वहाँ लग जाएगी। जब आप भाग रहे होते हो, किसी को चेस कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ ये एंगल निकालना कि ये एंगल पे मारेंगे, इतना ऊपर उठाएंगे, हवा का रुख ये है, ये कोई टूर्नामेंट नहीं चल रहा था यहाँ चेसिंग चल रही थी। वो हो सकता है उसके लगी हो सकता है उसने गोली जो मारी है उसके बदले में उसको लगी हो। वो सारी जांच का विषय, पोस्टमार्टम हो रही है, कितनी गोलियां लगी हैं, किस एंगल से लगी है, वो सारी चीज़ें होंगी। और विपक्ष रोए ना, मैं तो कहता हूँ विपक्ष रोए ना। उन्होंने कमेटी बनवा दी है, खुद मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई है, पूर्व जितने जज थे उन लोगों को लेकर के समिति बना करके जांच को खुद ही दे दिया उन्होंने। तो इतना रोने का ज़रूरत नहीं है। और जो अगर वो ये कह दे कि वो बहुत बड़ा संत था, वो कह दें कि वो बहुत बड़ा हाकिम था, खलीफा था और उसकी हत्या कर दी गई है, तो बात माननी भी जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ अंकुर आर्या मौजूद थे और तमाम इस मुद्दे पर अपडेट्स को जानने के लिए आप देखते रहिए अपना चैनल ऑल इंडिया न्यूज़।